सज्जन के दुर्जन बोल। जिस तरह से इस मसले पर जो राजनीति है, सियासत है, वो गरमाई हुई है। नमस्कार, मैं हूं राजेश सक्सेना और आज इसी मसले पर, इसी विषय पर, बांग्लादेश मामले पर जिस तरह से जो सियासत, राजनीति और दूसरी तरफ बांग्लादेश के जो कुछ वहाँ पर हालात हैं, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, बहस करने वाले हैं, डिबेट करने वाले हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के खिलाफ उपजे विद्रोह के बीच मध्य प्रदेश में भी सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस के सीनियर लीडर और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा, 6 महीने पहले श्रीलंका की जनता प्रधानमंत्री के घर में घुसी, फिर बांग्लादेश में यही हुआ, अब भारत का नंबर है। पूर्व मंत्री के इस बयान का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में पूर्व मंत्री कह रहे हैं, 2 दिन से टीवी पर देख रहे हैं, बांग्लादेश की जनता शेख हसीना के गलत नीतियों की वजह से प्रधानमंत्री आवास में घुस गई, राष्ट्रपति भवन में घुस गई। याद रखना, नरेंद्र मोदी जो जनता सड़क पर हिलोरे ले रही है, एक दिन तुम्हारे गलत नीतियों के कारण तुम्हारे प्रधानमंत्री आवास में घुस जाएगी और कब्जा कर लेगी। सज्जन सिंह वर्मा के बयान पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में कहा, हमारे साथ और बाद में आज़ाद हुए देशों में लोकतंत्र की हालत क्या हो गई है। बांग्लादेश का घटनाक्रम सब जानते हैं। पाकिस्तान 14 अगस्त को आज़ाद हुआ, उसके बगल वाले श्रीलंका की हालत देखें। ये हालत इसलिए हो रही है क्योंकि वहाँ समाज में चेतना जागृत करने के लिए राष्ट्रवादी दलों का अभाव है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने ट्वीट किया, नाम सज्जन, सोच दुर्जन। कांग्रेस के नफरती पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी एक दिन जो जनता आज सड़क पर हिलोरे ले रही है, वह तुम्हारे प्रधानमंत्री निवास में घुसकर कब्जा कर लेगी। दंगे प्रेमी कांग्रेसी लगता है ये भूल गए कि भारत की 140 करोड़ जनता ने ही नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया है। मध्य प्रदेश सहित 11 राज्यों से कांग्रेस का सफाया किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वसुदेव कुटुंबकम की अवधारणा पर चलते हैं। नफरत फैलाने वालों को धूल चटाना भी अच्छे से जानते हैं। आप जिस जनता को बरगला रहे हैं, उसी जनता ने आपको चुनाव में हरा कर घर में बिठा दिया है, जिस तरह से ये भाजपा कह रही है, क्योंकि वो भी आपके नापाक मंसूबे जानती है और उसे कभी पूरा नहीं होने देगी। यही फर्क है राष्ट्रवादी और राष्ट्र विरोधियों में। उन्होंने कहा, जो देश के लिए इतना बुरा सोचे वो देशद्रोही ही हो सकता है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि सज्जन सिंह वर्मा के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दायर करें। तो एक तरफ, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया, कि एक तरफ बांग्लादेश के जो हालात हैं, जिस तरह से वहाँ पर तख्ता पलटा गया और उसके बाद वहाँ की जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, उनको अपना देश छोड़ना पड़ा, भारत पे अभी वो शरण लिए हुए हैं। दूसरी तरफ तख्ता पलट के बाद जो कुछ वहाँ पर हो रहा है, जिस तरह की स्थितियाँ परिस्थितियाँ वहाँ पर है, जिस तरह से हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, हिंदू मंदिरों को वहाँ पर तोड़ा जा रहा है, इसके अलावा तमाम सारी चीज़ें, चाहे वो संसद में अंदर घुसने की बात की जाए प्रदर्शनकारियों की, या फिर पीएम आवास के जो हालात हैं, जिसकी तस्वीरें लगातार हमें देखने को मिल रही, उसके बाद लगता है कि क्या वाकई जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं, और ख़ास तौर पे हमारे पड़ोसी देश में, वो चिंता का विषय है। लेकिन इस तरह के बयान जो नेताओं के आए हैं, चाहे जिनका जिक्र हम कर रहे हैं सज्जन सिंह वर्मा का या सलमान खुर्शीद का जो बयान आया है, क्या ये समय नहीं है कि क्या सत्ता पक्ष, क्या विपक्ष एकजुट होकर इसका मुकाबला किया जाए अगर किसी तरह की आंच भारत पर आती है। आज इसी पे हम चर्चा करने वाले हैं, बातचीत करने वाले हैं। चर्चा शुरू करें उससे पहले जो ख़ास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं, परिचय करा देते हैं, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। अभी हमारे साथ में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक शैलेंद्र मिश्रा। शैली जी, स्वागत है शैली साहब आपका। और सबसे पहला मैं कमेंट्स आपका चाहूँगा कि एक तरफ ठीक है, लगातार हम 3-4 दिनों से देख रहे हैं कि किस तरह से बांग्लादेश जल रहा है, किस तरह से बांग्लादेश में जो प्रदर्शनकारी हैं वो आंदोलित हैं, किस तरह से वहाँ पर तख्ता पलटा गया है। लेकिन हमने ये भी देखा कि उसके क्या असर देश में पड़ेंगे। लेकिन
देश के अंदर ही जो चीज़ें हो रही हैं, और सज्जन सिंह वर्मा का वो बयान हम कोट करना चाहेंगे, उस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे। उन्होंने कहा है कि जो श्रीलंका में हुआ, जो बांग्लादेश में हुआ, अब वो दिन दूर नहीं कि यहाँ की जनता पीएम निवास में अंदर घुस जाए, वहाँ पर कब्जा कर ले। किस रूप में देखते हैं इस बयान में? क्या बांग्लादेश में जो हालात हैं, जो पाकिस्तान में हालात हैं, जो श्रीलंका में हालात हैं, वैसी स्थिति क्या भारत में भी है क्या, जिस तरह से सज्जन सिंह वर्मा कह रहे हैं? देखिए राजेश जी, ये बिल्कुल इनके बयान से मैं तो सहमत नहीं हूँ, सज्जन सिंह वर्मा जी के बयान से। जी। और भारत देखिए बहुत शांति प्रिय देश है पूरे विश्व के अंदर, लेकिन क्योंकि वर्तमान में जैसा आपका प्रश्न है, जो बांग्लादेश में जो हालात हैं जी। वो चिंताजनक हालात हैं। और क्योंकि हमारे जब किसी पड़ोसी के घर में कोई दिक्कत होती है तो उसकी आंच हमारे घर पे भी आ सकती है, ये भी बात का हमेशा ख्याल रखा जाता है। लेकिन भारत के भीतर इस वक्त नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मजबूत एनडीए की सरकार है, और क्योंकि बांग्लादेश से पिछले कुछ और वर्षों से भी काफ़ी बेहतर संबंध, पहले से भी बेहतर संबंध भारत के चले आ रहे हैं। और ख़ासकर नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने, उनका तीसरा टेन्योर है, तो लगातार उनके वहाँ बांग्लादेश की जो तत्कालीन अभी प्रधानमंत्री थी शेख हसीना जी, उनसे बहुत अच्छे संबंध चले आ रहे थे। इसी का नतीजा है कि जो वहाँ पे ये जो सब विद्रोह की जो स्थिति बनी बांग्लादेश में पिछले कुछ दिनों में, और 2 दिन पूर्व जो वहाँ की प्रधानमंत्री इस्तीफ़ा देके सीधे भारत आई, भले अभी उन्होंने पॉलिटिकल असाइलम नहीं मांगा है, लेकिन उन्होंने अभी खुद के लिए भी सबसे सेफेस्ट जगह जो समझी वो भारत को समझा। अब क्योंकि इस वक्त केंद्र के अंदर विपक्ष भी एक अच्छी मजबूत भूमिका में है, जो नंबर्स उनके आए हैं, ये एक बड़ा कारण है कि विपक्ष जो है हमलावर है। लेकिन देखिए, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है राजेश जी, और ऐसे मामले में और ऐसे वरिष्ठ नेताओं को बहुत गंभीरतापूर्वक बयान देना चाहिए। हालांकि ये सज्जन सिंह वर्मा जी का बयान है, वो कोई नए नवेले नेता नहीं है, पुराने मंजे हुए नेता हैं राजनीति के मध्य प्रदेश की, तो उन्होंने कुछ सोच समझ के कहा होगा। लेकिन उनके इस बयान की हम इसलिए तरफदारी नहीं कर सकते क्योंकि बयान की टाइमिंग सही नहीं है। इस वक्त जब पूरे देश में पूरी भारत सरकार और जितनी एजेंसीज़ हैं, हमारी सुरक्षा एजेंसीज़ हैं, वो पैनी नज़र बनाई हुई हैं बांग्लादेश की तरफ, क्योंकि बांग्लादेश का जो बॉर्डर के कुछ बड़े हिस्से ऐसे हैं जिनमें भारत और बांग्लादेश के लोगों का आना जाना भी है, वहाँ पे व्यापारिक मार्ग भी है, बहुत सारी बॉर्डर की लाइन ऐसी है जहाँ पे बहुत सामान्य सुरक्षा बेहतर बात सलीम साहब आप कर रहे हैं। और जिस तरह से आपने कहा कि अगर ये जो समय है, कहीं ना कहीं मैंने पहले भी कहा, उसका जिक्र किया कि क्या सत्ता पक्ष क्या विपक्ष, समय इस बात को लेकर है कि कैसे इन चीज़ों को, क्योंकि बिल्कुल आपने जिसका जिक्र किया उसका जिक्र मैंने भी किया था कि अगर हमारे पड़ोसी देश में कुछ होता है, उसकी आंच, उसका असर भारत पर भी आता है, और उसके लिए हमें सजग चौकन्ना रहने की ज़रूरत है, और भारत इसके लिए तैयार है। हमने देखा कि किस तरह से उसके बाद जो मूवमेंट हुए, किस तरह से लगातार बैठक हुई, और इवन विपक्ष के साथ भी इस पर चर्चा हुई। लेकिन कुल मिलाकर जो इस तरह से बयान है, वो जो इस देश की जो चीज़ें हैं जिसका फ़ायदा जो बाहरी ताकतें हैं वो कहीं ना कहीं और हमसे और उनकी, चाहे हम पाकिस्तान का जिक्र कर लें चाहे चीन का हम जिक्र कर लें, इस तरह की हालातों पर उनकी भी नज़र रहती है। हमारे साथ में अमित चौरसिया जी, प्रवक्ता कांग्रेस, जुड़ चुके हैं। अमित जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका। और मेरा सीधा सा सवाल, सच्चा सा सवाल, एक बहुत छोटा सा सवाल, क्योंकि मामला गंभीर है, मामला बड़ा है, क्योंकि अगर बांग्लादेश के, जो भारत एक ऐसा देश है कि अगर पड़ोसी देश में कुछ होता है तो कहीं ना कहीं उसका असर भारत पे पड़ता है। न केवल असर पड़ता है बल्कि भारत की चिंता भी बढ़ जाती है। निश्चित तौर पर भारत चिंतित है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री और 5 बार के विधायक सज्जन सिंह वर्मा ने जिस तरह से चीज़ें कही हैं, क्या इसको कांग्रेस का हम बयान माने या फिर ये सज्जन सिंह का बयान है? क्वेश्चन था और हजारों की संख्या में वहां पर लोग जुटे थे, और सज्जन वर्मा जी ने एक आशंका जाहिर करी। पूरा बयान आप सुनेंगे तो आपको उसका मर्म समझ में आएगा। भारतीय जनता पार्टी का तो एक एजेंडा रहता है कि कुछ भी कौतुक करे और किस तरह प्रदेश के अंदर कांग्रेस के ऊपर निशाना साधे और एक
राष्ट्रवाद की आड़ ले ले भ्रष्टाचार से बचने के लिए उन्होंने एक आशंका जाहिर करी कि जिस तरह श्रीलंका में और बांग्लादेश के अंदर तानाशाही पूर्ण सरकारें चली और जनता के मूलभूत सुविधाओं और जनता के जो मांगे थी उसको नजरअंदाज किया गया, जिसकी वजह से छोटी छोटी घटनाएं जो है बड़ा बड़ा रूप उसने ले लिया और बड़ा असंतोष और अराजकता वहां पे पनपी और वहां की देश की राष्ट्रपति को वहां से छोड़ के भारत आना पड़ा। तो भारत में ऐसे हालात निर्मित ना हो जाए, एक आशंका उन्होंने जाहिर करी और उसके पीछे बहुत सारे कारण थे। और जैसे अभी शरण भाई ने कहा कि भाई जब देश की बात आती टाइमिंग गलत थी, देश की बात आती सभी पार्टियां सर्वदलीय बैठक में राहुल गांधी जी ने पूरी कांग्रेस पार्टी ने कहा कि भारत जो है केंद्र सरकार के साथ में, भारत की जो भी केंद्र सरकार जो भी निर्णय लेगी विपक्ष उसके साथ में, उन नीतियों के साथ में। लेकिन जहां तक बात है, आप ये भी तो देखिए कि कोरोना काल जैसे भयावह स्थिति के अंदर जब 3 काले कृषि कानून किसानों पर थोपे गए, जब पूरा देश भय लेकिन मैंने अमित जी मुझे अमित जी काले कानून पर हम आज चर्चा करने नहीं बैठे हैं, आज कोरोना पे हम चर्चा करने नहीं बैठे। ठीक है, मैं आप ही की बात, अमित जी बिल्कुल बेहतर बात कर रहे हैं। अमित जी बेहतर बात कर रहे हैं, आपको भरपूर समय है, हमारे पास पर्याप्त समय है, 3 गेस्ट है, बारी बारी सबसे चर्चा करेंगे। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि कहीं ना कहीं तोड़ मड़ोड़ के उनका बयान सज्जन सिंह वर्मा जी का सामने रखा गया है, लेकिन सीधे तौर पर यह कह देना कि नरेंद्र मोदी जो जनता सड़क पर हिलोरे ले रही है, एक दिन तुम्हारी गलत नीतियों के कारण तुम्हारे प्रधानमंत्री आवास में घुस जाएगी और कब्जा कर लेगी। हम तो कहते हैं, मैं तो ये कहता हूं कि ये तो विपक्ष का अगर ऐसी चीज़ें बनती हैं तो कहीं ना कहीं विपक्ष का भी उत्तरदायित्व है कि हम मुंह तोड़ जवाब अपने जो पड़ोसी देश है उनको दें। लेकिन जब इस तरह की चीज़ें कहेंगे तो आपको नहीं लगता कि एक मनोबल, इस देश की जो जनता का जो मनोबल है वो भी इस समय बूस्ट होना चाहिए, क्योंकि पड़ोसी देश में जो हालात हैं, नहीं लगता कि एक विपक्ष की जो जिम्मेदारी है उसके विपरीत बयान है सज्जन सिंह वर्मा का? नहीं तो राजेश भाई, यही भारतीय जनता पार्टी एक तरफ इमरजेंसी की बातें करती है, दूसरी तरफ जयप्रकाश जी के आंदोलन को भूल जाती है। जब क्या हुआ था इस पूरे देश के अंदर, यही आरोप लगाते हैं ना, इंदिरा गांधी जी उस समय देश की जनता की बात नहीं सुन रही है, छोटे छोटे असंतोष जो उभर के बाहर आया और इमरजेंसी लगाई गई। वही इंदिरा गांधी जी बाद में चुनाव लड़ती है देश के सामने। यही तो इस देश के लोकतंत्र की खूबसूरती थी, वो चुनाव हारती है और बाद में चुनाव भी लड़ती है और पूर्ण समर्थन के साथ सत्ता की सरकार में भी आती है। तो यही तो इस लोकतंत्र की खूबसूरती, यही तो आशंका सज्जन सिंह वर्मा जी ने जाहिर करी कि मोदी जी को कम से कम देखना चाहिए। जिस तरह छात्रों में आक्रोश फूट रहा है, नौजवानों में आक्रोश है, युवा बेरोजगार है, महंगाई दर बढ़ती चली जा रही है, आर्थिक असमानता बढ़ती चली जा रही है, देश में आज अराजकता बढ़ती जा रही है सांप्रदायिकता के कारण, जिस तरह से कट्टरवादिता फैल रही है, मॉब लिंचिंग हो रही है, और मोदी सरकार इन सब विषयों से मुंह मोड़े जो है एक पर्टिकुलर तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाए चले जा रही है। विपक्ष की सरकारों को गिराने का काम जो जनता ने, जो सरकारें चुनी है इस लोकतंत्र के अंदर, तो चलिए मैं बस आगे बढ़ूं ये मैं ये सवाल कर लेता हूं। तो मान लिया जाए कि जो सज्जन सिंह वर्मा कह रहे वो कांग्रेस का ही ये बयान है, उसी की लाइन है। इस देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच है। सज्जन सिंह वर्मा जी ने अपनी तरफ से एक बयान रखा, उन्होंने एक आशंका जाहिर करी, और जहां तक कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है, तो आज सर्वदलीय बैठक के अंदर कांग्रेस पार्टी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि जो भी मोदी सरकार, केंद्र सरकार निर्णय लेगी, विपक्ष उसमें साथ में खड़ा है। तो इसमें क्या इसमें अंतर नजर आ रहा है? नहीं, लेकिन सज्जन सिंह वर्मा के बयान में तो अंतर है ना। नहीं देखिए राजेश भाई, मैंने जैसे कहा कि कल इंदौर नगर निगम में 2000 करोड़ से अधिक का भ्रष्टाचार हुआ है। 100 करोड़ के भ्रष्टाचार में प्रदेश के 2 मुख्यमंत्री जेल के अंदर होकर आए, लेकिन हमारे इंदौर नगर निगम में हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार होता है। ईडी अब जाकर संज्ञान में लेकर कार्रवाई करती है। चलिए सैली जी को जोड़ना चाहते हैं, सैली साहब वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में है। सैली साहब की बात आ जाए सीधे, हमारे साथ में प्रियंका दुबे जी, प्रवक्ता मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी जुड़ चुकी है, उनका भी स्वागत करता हूं। लेकिन पहले सैली साहब के पास में आऊंगा, फिर मैं प्रियंका जी के पास में आऊंगा। सैली साहब, देखिए 2-3 बिंदु बताता हूं मैं राजेश जी आपको जी। पहली बात तो भारत में क्या अराजकता का माहौल है ये स्पष्ट होना चाहिए। भारत में केंद्र में एनडीए की सरकार काम कर रही है, इंडिया का मजबूत विपक्ष गठबंधन जो है वो काम कर रहा है। भी खुद कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भाई ने कहा कि जो सर्वदलीय बैठक हुई उसमें हमारे सदन में जो लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी जी और कांग्रेस के जो स्टार नेता हैं, उन्होंने कहा कि हम केंद्र सरकार के निर्णयों के साथ हैं, जो सरकार निर्णय लेगी भारत के हित में उसके साथ हैं। तो यहाँ तो एक बात स्पष्ट हो गई कि जो विपक्ष का मजबूत धड़ा है कांग्रेस, वो जो है वो भारत सरकार के साथ है। अब दूसरी बात आपने कही कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है। भाई 71 वर्षीय सज्जन भाई कोई नए नवेले नेता नहीं है, मैंने पूर्व में भी कहा, वो बहुत वरिष्ठ नेता हैं, उन्हें मंत्री भी रहे हैं, संसद सदस्य भी रहे हैं।
अगर ये उनका निजी बयान नहीं है तो निजी बयान है या पार्टी का बयान है, ये मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी को स्पष्ट करना चाहिए। और जहां तक उस वीडियो में शायद जीतू पटवारी जी भी बैठे हुए थे। दूसरी बात, अभी आपने कहा 2000 करोड़ का इंदौर नगर निगम का भ्रष्टाचार सामने आया, तो राजेश भाई ये क्वेश्चन कांग्रेस प्रवक्ता से पूछिए, क्या उस विषय को दबाने के लिए ऐसा बयान दिया गया जहां ईडी पहुंच गई? भाई कांग्रेस नहीं, मुझे बात पूरी करनी दीजिए। उस विषय को मैं बात तो बात पूरी करनी दीजिए, फिर आप बोलना। सवाल रखते जाएंगे एक साथ। मेरी बात सुनिए, आप नोट कर लो। आप तो ठीक है अमित जी, शैलेंद्र मिश्रा सैली साहब, ठीक है मेरे साथ नहीं, मैं 10 सेकंड में बात पूरी कर दूं। जी जब सारे आरोप लगा बड़ा मामला आता है आपके पास ऐसे बेतुके के बयान क्यों दे देते हैं? राजेश भाई जी मैं आता हूँ, मैं दोनों मेहमानों के पास आऊंगा। मेरे पास अभी समय पर्याप्त है। प्रियंका जी के पास प्रियंका जी चलिए, अमित जी चूंकि मैं चाहता हूँ, ठीक है आपने इन बातों को इतना जिक्र कर दिया, लेकिन आज जो हमारी डिबेट है, आज जो हमारी डिबेट है वो सज्जन सिंह वर्मा के बयान पर है। आज हमारी जो डिबेट है वो सज्जन सिंह वर्मा के डिबेट पर है कि सज्जन सिंह वर्मा के बयान पर है कि वो कितना, उनका बयान कितना सही है। प्रियंका जी के पास मैं सीधे आ जाता हूँ। अमित जी ठीक है, सारे तो सामने हैं। अमित जी प्लीज, प्रियंका जी हमारे साथ क्या है। बात है प्रियंका जी बात रखने दीजिए या मैं म्यूट कर देता हूँ फिर। अरे ये कोई बात थोड़ी हुई अमित जी, आपको भट नहीं, क्या है ये बताइए ना अमित जी। ये आप बोल रहे हैं, ये क्या है अमित जी प्लीज मेरे सम्मानीय मेहमान है अमित जी, सम्मानीय मेहमान है आप, और हम लगातार हमसे जुड़ते हैं। लेकिन ये बात अच्छा नहीं है कि आप प्रियंका जी का के लिए, प्रियंका जी बीजेपी के पक्ष में तो आ जाए। प्रियंका जी आप अपनी बात रखिए, जो कुछ सज्जन सिंह वर्मा ने जो बयान दिया है। देखिए, देश में अलगाववाद, हिंसा या कटुता फैलाने वाले कोई भी बयान हो वो कभी भी स्वीकार्य नहीं हो सकते जी। हमारा देश एक लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलता है जिसमें सभी के अधिकार अगर दिए गए हैं तो सभी को कर्तव्यों का निर्वहन करने की भी संविधान शिक्षा देता है। उन संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुसार आज भी संगठन हमारे जो भी है चलते चले आ रहे हैं, चाहे वो प्रतिपक्ष की पार्टी हो चाहे सत्ता पक्ष की पार्टी। जैसे कि सलमान खुर्शीद जी का बयान आया पहले, उसके बाद में सज्जन सिंह जी वर्मा जी का बयान आया। दो कांग्रेस नेताओं के बयान आए कि भारत में भी, जैसे उन्होंने किसी कार्यक्रम में कहा था शिकवाए हिंद में द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडियन मुस्लिम, इस कार्यक्रम में सलमान खुर्शीद जी बोल रहे थे कि भारत में भी धरना प्रदर्शन होंगे, आगजनी होगी, जो बांग्लादेश में हुआ वो भारत में भी होगा, और इस प्रकार की बातें उन्होंने तमाम तरह की, उनके विचार है, मैं मान सकती हूँ निजी कार्यक्रम में है तो वो अपने कुछ भी बोल सकते हैं, उनकी स्वतंत्रता है। लेकिन एक राष्ट्रीय स्तर का नेता कुछ बोलता है, वरिष्ठ हैं राजनीति में, तो अमित भाई और मेरे से दोनों से ही वरिष्ठ है वो, उन्होंने इस प्रकार की धारणा रखी। मेरे हिसाब से तो निंदनीय है, क्योंकि अगर मुस्लिम समाज को शांति का, अगर प्रेम का धर्म माना जाता है, धर्म का भी सम्मान करती हूँ, तो फिर हिंसा की, धरना प्रदर्शन की, आगजनी की बात करना उचित नहीं। लेकिन वो कह रहे हैं, वो कांग्रेस कह रही है कि आपकी नीतियों से, मोदी जी की नीतियों से देश की जनता नाराज है, इसीलिए वो इस तरह की आशंका जता रहे हैं। देखिए, अब बात आती है नाराजगी में राजेश भाई बहुत शांति से, क्योंकि अभी जिस तरीके का हल्ला मचा ना, तो मुझे लगा अभी यहीं पर सारे धरने प्रदर्शन शुरू ना हो जाए, इसलिए मैं शांति से बात करना चाह रही हूँ। नहीं, मैंने इसलिए स्टूडियो में हमारे एक ही गेस्ट हैं, हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप लोगों को हमने दूसरे माध्यम से जोड़ा है। प्रियंका जी बात रखिए। जी वही तो मैंने ये है कहना कि अगर अगर माननीय मोदी जी से जनता इतनी नाराज थी, इतनी ही समस्याएं थी, तो पुनः सत्ता पक्ष उन्हें नहीं सोचती, ये विचारणीय है। चलिए आप लोग नाराज हैं, विपक्ष का काम भी होता है सवाल खड़े करना, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। तो जनता ने अगर उनको वापस मैंडेट दिया है, 293 सीट देकर के सत्ता में वापस दोहराया गया है, तो निश्चित है कि हमारे पास मतलब जनता का जनादेश अभी हमारे पास है, ये कांग्रेस को स्वीकार करना चाहिए। परंतु विपक्ष की भी जिम्मेदारी दी गई है और उनके गठबंधन को दी गई है, उनको भी उसकी कार्य को पूरे तरीके से निर्वहन करना चाहिए। परंतु जहाँ पर जिन कन्हैया जी ने एक नारा लगाया था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, इन देशों को आप अपनी पार्टी में सम्मान दोगे तो विचारणीय तो होगा। अगर मैं
भारतीय जनता पार्टी। चलिए प्रियंका जी पे आता हूँ। अमित चौरसिया जी के पास में आ जाता हूँ। सैली साहब ने जो कुछ कहा था उसका भी जवाब चाहूंगा, और दूसरी तरफ जिस तरह से कंपैरिजन कर रहे हैं, जिस तरह से तुलना कर रहे हैं तमाम सारी चीजों की, ठीक है, जो देश से जुड़े हुए इशू हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष आपस में वो तमाम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, लेकिन जो मुद्दा सीधे चाहे वो आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ हो, चाहे फिर एक बाहरी सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, ऐसे मुद्दों पर फिर जिस तरह से कहा अमित जी आपने कि अराजकता का माहौल है, इसके क्या मायने समझें? क्या जो स्थिति बांग्लादेश में है, जो श्रीलंका है, जो पाकिस्तान, वही स्थिति भारत में है? अमित जी। राजेश जी, पहली चीज मैंने ये नहीं कहा कि अराजकता का माहौल है, मैंने ये कहा कि अराजकता का माहौल निर्मित हो सकता है अगर मोदी सरकार जो है देश की जनता से जुड़े हुए मुद्दों पे अगर मुंह फेरेगी तो। अगर इसी तरह तानाशाही पूर्ण सरकार चलेगी तो, अग्निवीर योजनाएं जनता के ऊपर थोपी जाएगी तो, किसानों की बात नहीं सुनी जाएगी तो, देश के युवा जो बेरोजगार है, जिनको 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार देने की बात नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने करी, पिछले 10 वर्ष हो गए, आज तक कोई ठोस रोड मैप जो है रोजगार को लेकर नहीं दे पाए। तो ये तमाम बातें थी। जिस तरह से आर्थिक असमानता देश में बढ़ती जा रही है, आज आप देखिए मध्य प्रदेश की बात करें, व्यापम घोटाला, नर्सिंग घोटाला, उसके बाद पटवारी घोटाला, लेके तमाम घोटाले मध्य प्रदेश के अंदर हुए, तो क्या आप समझते हैं कि युवाओं में आक्रोश नहीं है? लेकिन अमित जी, आपको नहीं लगता कि इन पर संसद में भी चर्चा हो रही है, इस पर सड़क भी चर्चा हो रही है, लेकिन एक ऐसा इशू, ऐसी एक टाइमिंग की जहां पर उस पर नजर होना चाहिए, चाहे वो सरकार हो, चाहे चुनाव है। जी, अभी कौन से चुनाव है राजेश भाई? इस देश में, ना प्रदेश में, ना देश में कोई चुनाव ही नहीं है अभी तो। और आप ये बताइए, आप भी, हम भी अगर किसी बात को लेके कोई बात रखते हैं तो किसी का उदाहरण सामने रख के हम कोई बात रखते हैं कि देखिए साहब वहाँ ये चीज हुई थी, आप उससे समझिए, उससे संज्ञान लीजिए। तो ये तो उन्होंने कहा कि आशंका जाहिर करी कि देखिए साहब समझिए, उन देशों में तानाशाही पूर्ण सरकार चली, क्या आप नहीं मानते श्रीलंका के अंदर ये स्थिति थी? तानाशाही पूर्ण सरकार नहीं चली वहां पे श्रीलंका के अंदर, जिस तरह से 15 साल से चलिए सैली साहब वो कह रहे हैं, अमित जी कह रहे हैं कि उदाहरण के रूप में हमने इसको कोट किया है, उदाहरण के रूप में इसको कोट किया है। शैलेंद्र मिश्रा, शैली जी। देखिए राजेश भाई, विषय इतना गंभीर है, इस पर जो चर्चा होना चाहिए वो राष्ट्रहित की चर्चा होना चाहिए। आप मुझे बताइए, भारत में ऐसी कौन सी अराजकता है? अभी हाल ही में देश के आम चुनाव संपन्न हुए हैं, उसमें भारत के नागरिकों ने अपना मतदान करके सरकार चुनी है, विपक्ष को भी एक मजबूत मैंडेट मिला है और बीजेपी को भी मजबूत मैंडेट मिला है, वो एनडीए के साथ गवर्नमेंट बना रही है। 2-3 बड़ी गौर करने वाली बात है जी। बांग्लादेश के भीतर जो स्टूडेंटों का जो मूवमेंट चला पिछले 3 महीने में, उसमें जो बैंड संगठन है जमाते इस्लामी जी, उसके जो सिस्टर कंसर्न जो संगठन है, उन लोगों ने मदद करी। अनौपचारिक रूप से जो विशेषज्ञों के माध्यम से मालूम पड़ रहा है कि जो आईएसआई है, पाकिस्तान से जो टेरर फंडिंग हुई है बांग्लादेश के अंदर, वो स्टूडेंट्स मूवमेंट के नाम पर हुई है। वहाँ की जो पूर्व प्रधानमंत्री जो जेल में थी, वो 24 घंटे के भीतर जेल से छूट गई हैं, जिन्हें 17 वर्ष की कैद हुई थी। उनका जो भगोड़ा लड़का है वो लंदन में बैठ के बयान दे रहा है। जाकिर नायक को हम लोग कैसे भूल गए? तो ये कुछ एक बातें हैं। हमारे 50 वर्षों से बहुत अच्छे संबंध बांग्लादेश से हैं। भारत ऐसी नाजुक समय में एक स्थिति को भांपने में बैठा है कि वहाँ पे जो नई अंतरिम सरकार जो बनने जा रही है, उसका भारत की तरफ क्या रुख रहने वाला है। ऐसे में हर एक भारतीय का कर्तव्य बनता है, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल का हो या गैर राजनीतिक व्यक्ति हो, मैं हूं या आप हो, हमारा एक सूत्रीय एक धर्म बनता है भारत के नागरिक के नाते कि भारत की एकता अखंडता पर आंच नहीं आना चाहिए। तो ऐसे समय पे कोई भी ऐसा बेहतर बात सैली साहब कर रहे हैं, वक्त की कमी है। प्रियंका जी, मैं 30 सेकंड में राजेश भाई पूरी कर लूं बात? बिल्कुल 30 सेकंड आपके लिए, ठीक है ना? चलिए साहब जी। तो सर्वप्रथम जो है राष्ट्र सर्वोपरि है जी। नंबर दूसरी बात जी, भारत के पीछे ये नेता लोग स्पष्ट करें जो ऐसे बयान दे रहे हैं कि भारत में ऐसी कौन सी अंदरूनी गतिविधियां हो रही हैं जो प्रधानमंत्री आवास पर कब्जा कर लेंगी। ये बड़ा चिंता का विषय है राजेश जी। ऐसे बयानों को मतलब मैं तो नहीं समर्थन करता। बिल्कुल चिंता का विषय है, इसलिए हम आज इस पर चर्चा भी कर रहे हैं और चिंतन भी कर रहे हैं। प्रियंका दुबे जी, अंत में कुछ संक्षेप में आप जोड़ना चाहेंगी? सदैव शांति का देश कहलाया है, वसुधैव कुटुंबकम की धारणा के साथ आगे बढ़ता हुआ देश है। और इस समय मैं देश के हर एक नागरिक से यही उम्मीद करती हूँ, चाहे वो हमारे सत्तारूढ़ पार्टी के हों चाहे विपक्ष के हों, दोनों देशों की स्थिति और श्रीलंका, हमारे सारे सीमावर्ती
देश है उनकी स्थितियों को भांपते हुए, सामंजस्य बनाते हुए कार्य करें और कोशिश यही करें कि हम ऐसे कोई भी बयानबाजी न करें जिससे कि इस प्रकार की अराजकता। चलिए वक्त की कमी है और जिस पर चर्चा आज हम कर रहे हैं कि जिस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं कि सज्जन के जो दुर्जन बोल है, वाकई ये बोल दुर्जन है। सभी मेहमानों का यहाँ पर मैं धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। तो जिस तरह से बांग्लादेश के हालात और कहीं ना कहीं उसका जो इफेक्ट है भारत पर भी है, लेकिन भारत में जब इस तरह के बयान होते हैं, जब इस तरह की बात होती है तो कहीं ना कहीं पीड़ा भी है, चिंता भी है, चिंतन भी है कि आखिर वो समय है एकजुट होकर रहने का। और जितनी भी जो बाहरी शक्तियां हैं जो कहीं ना कहीं भारत को टेढ़ी निगाह से देखती हैं, उनको उसी अंदाज में जवाब देने को लेकर। लेकिन जिस तरह से बयान हैं ये कितने दुर्जन हैं, ये हमारे दर्शक, हमारे जनता ही तय करेगी। खास चर्चा में बस इतना ही। देश न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।